आइए बच्चों, आज हम मानव शरीर के उत्सर्जन संस्थान के बारे में पढ़ेंगे और कुछ प्रश्नों को भी हल करेंगे। उत्सर्जन किसे कहते हैं? जैविक क्रियाओं के बाद उत्पन्न विषाक्त पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया ही उत्सर्जन कहलाती है। उत्सर्जन के 4 अंग हैं। हमारे उत्सर्जी अंग हैं फेफड़े, जिससे कि कार्बन डाइऑक्साइड गैसीय अशुद्धि के रूप में फेफड़ों और नाक के द्वारा बाहर आती है। दूसरा है बड़ी आंत। भोजन के पाचन के बाद जो बचा हुआ ठोस अपशिष्ट पदार्थ का इकट्ठा होता है, उसका उत्सर्जन मल पदार्थ के रूप में बड़ी आंत के द्वारा कर दिया जाता है। तो फेफड़े और बड़ी आंत दोनों ही उत्सर्जी अंग है। तीसरा है त्वचा। त्वचा में पाई जाने वाली जो श्वेत ग्रंथियां हैं, मतलब पसीने की ग्रंथियां, इनके द्वारा यूरिक एसिड और यूरिया पसीने के रूप में बाहर उत्सर्जित किया जाता है। तो त्वचा भी उत्सर्जी अंग है। चौथा है प्रमुख अंग वृक्क, गुर्दे जिसको बोलते हैं। यह सबसे महत्वपूर्ण उत्सर्जी अंग है। प्रोटीन तत्व के पाचन के पश्चात बने यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया आदि द्रवीय पदार्थों का उत्सर्जन गुर्दे द्वारा मूत्र के रूप में किया जाता है। अतः शरीर को स्वस्थ रखने के लिए यह अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन अति आवश्यक होता है। तीसरा प्रश्न है केशिका गुच्छ का स्थान और कार्य लिखें। जो वोमन संपुट होता है वृक्क के अंदर, उसमें जो धमनी होती है, उसकी अधिवाही धमनी अंदर प्रवेश करती है, रक्त केशिकाओं का गुच्छा बनाती है और इसी गुच्छे को ग्लोमेरुलस कहते हैं। ग्लोमेरुलस केशिका गुच्छ को ही कहा जाता है। ये केशिकाएं मिलकर अपवाही नलिकाओं के रूप में बाहर निकलती है और रक्त प्लाज्मा से मूत्र को अलग करने का कार्य करती है और यह वोमन संपुट के अंदर होती है। चौथा है मैलपीघी संपुट किसे कहते हैं? मालपीघी कैप्सूल 2 भागों में बना होता है, एक वोमन संपुट और दूसरा ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस मतलब केशिकाओं का गुच्छ, बारीक बारीक केशिकाएं होती है जिसके अंदर रक्त होता है, वो होता है ग्लोमेरुलस। ये प्याले के आकार की होती है वोमन संपुट और इसमें कार्टेक्स वाला भाग स्थित होता है। और जो ग्लोमेरुलस होता है, यह छोटी छोटी नलिकाएं होती है जो कि वोमन संपुट के अंदर स्थित होती है और इन दोनों को मिलाकर ही मैलपीघी संपुट कहते हैं। प्रश्न 5 है अधिचर्म के कौन कौन सी ग्रंथियां हैं? कार्य लिखो। अधिचर्म मतलब एपिडर्मिस, जो हमारी सबसे ऊपरी त्वचा होती है हिस्सा, वो एपिडर्मिस कहलाता है। उसके अंदर श्वेत ग्रंथियां होती है, पसीने की ग्रंथि। इससे पसीने को नियंत्रित किया जाता है, कितना स्त्राव होना है, किस तरह से इसे बाहर निकालना है, यह सब पसीने की जो ग्रंथियां होती है, श्वेत ग्रंथियां, वह कार्य करती है। और इसी के द्वारा हार्मोन्स का संश्लेषण भी होता है। सूर्य के प्रकाश को विटामिन डी के रूप में संश्लेषित करना, ये कार्य भी मेलानोसाइट्स द्वारा किया जाता है, जो कि त्वचा के अंदर होता है। त्वचा की लैंगरहैंस कोशिकाएं जो होती हैं, वो रोगाणुओं से लड़कर त्वचा को स्वस्थ रखती है। शरीर की सुरक्षा का कार्य केरोटिन की उपस्थिति से होता है। ये सभी उत्सर्जन के कार्य हैं जो कि हमारी अधिचर्म मतलब एपिडर्मिस के द्वारा होते हैं और इस पर श्वेत ग्रंथि होती है। अगला प्रश्न है पसीना क्यों आता है? श्वेत ग्रंथियों के में जो उत्सर्जन होता है उसके कारण हमारे शरीर से पसीना बाहर आता है। रक्त में से मूत्र कहाँ कहाँ अलग होता है? रक्त में से मूत्र वोमन संपुट में ग्लोमेरुलस मतलब केशिकाओं से छनकर अलग होता है और वृक्क में रक्त इन भागों से छनकर अलग होता है। मूत्र में यूरिया, अमोनिया, यूरिक अम्ल, इन सब का निष्कासन होता है और 95% जल होता है मूत्र के अंदर। अपवाही और अधिवाही धमनियों, अशुद्ध रक्त अभिवाही धमनी द्वारा वोमन संपुट में प्रवेश करता है और अपवाही धमनी द्वारा वोमन संपुट से बाहर निकलता है। प्रवेश करता है अभिवाही से और अपवाही से बाहर निकलता है। अभिवाही धमनी जो होती है उसका व्यास अधिक होता है, मतलब वो थोड़ी बड़ी होती है, चौड़ी होती है, इसलिए जो ये केशिकाएं होती है रक्त की, वो हमेशा उनके ऊपर दबाव बना रहता है। इनकी दीवार अर्धपारगम्य होती है। अर्धपारगम्य मतलब कुछ पदार्थों को बाहर निकालती है लेकिन अंदर नहीं लेती है। इसमें से रक्त में मिली अशुद्धियाँ, जल, यूरिया, यूरिक अम्ल, ग्लूकोज, एमिनो अम्ल, इस तरह के जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वो वोमन कैप्सूल में आ जाते हैं,
छनकर, और इस छने हुए पदार्थ को ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट कहते हैं। और उसके बाद है हेनले लूप किसे कहते हैं? कुंडलित नलिकाएं मेडुला वाले भाग से आगे बढ़ते हुए नीचे की ओर जाती है और यू आकार बनाते हुए पुनः ऊपर की ओर आती है। इस जो लूप बनता है इससे उसे हेनले लूप कहते हैं। यह आपको पेज नंबर 77 में आपकी बुक के चित्र नंबर 3 में दिखाई देगा, हेनले लूप। और प्रश्न 10 है, वोमन संपुट से आप क्या समझते हैं? यह प्याले के आकार जैसी रचना होती है जो कार्टेक्स वाले भाग में स्थित होती है, इसे वोमन संपुट कहा जाता है। उष्ण काल में पसीना अधिक क्यों आता है? उष्ण काल में पसीना इसलिए अधिक आता है या क्योंकि स्वेद पिंड, जो हमारी पसीने की ग्रंथियां हैं, उसके आसपास की केश वाहिनियाँ, जो नलिकाएं होती है, रक्त नलिकाएं, छोटी छोटी केश वाहिनियाँ, वो फैल जाती है और उसमें तीव्रता से, मतलब तेजी से उसमें रक्त बहने लगता है। इसके कारण श्वेत ग्रंथियों की क्रियाशीलता बढ़ जाती है और वे रक्त से अधिक मात्रा में दूषित पदार्थ को अलग करती है। इसलिए हमें लगता है कि हमारे शरीर से पसीना तेजी से निकल रहा है। भय शीत में रोंगटे खड़े क्यों हो जाते हैं? हमारे शरीर के अंदर जो आंतरिक त्वचा होती है उसमें रोम छिद्र होते हैं और उसमें रोम की जड़ें होती है। वह भाग कुछ मोटा होता है। केश बाह्य त्वचा में से बाहर आते हैं। इनकी जड़ के पास स्नायु और नाड़ी तंतु होते हैं, जिनके स्पर्श का ज्ञान होते ही और भय की स्थिति होते ही एकदम से रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि यह सीधे मस्तिष्क से संपर्क में रहती है और इसी कारण तुरंत से हमारे डर के मारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। भय। अगला प्रश्न है, त्वचा मुलायम और चमकीली क्यों दिखाई देती है? तेली ग्रंथि से स्त्रावित चिकनाई पदार्थ के कारण त्वचा रोम और बाह्यकरण को चमकीला और कांतिमय बनाती है। अर्थात उत्तर क्या हुआ? तेल ग्रंथियों के कारण हमारी त्वचा चिकनी और मुलायम दिखाई देती है। शीतकाल में मूत्र अधिक क्यों आता है? शीतकाल मतलब ठंड के दिनों में ज़्यादा मूत्र क्यों आता है? मूत्र की मात्रा पानी के पीने और उसके उपयोग होने पर निर्भर करती है। कम मात्रा में, जब अधिक मात्रा में रसीला आहार लेंगे, अधिक जल लेंगे, चाय पिएंगे तो मूत्र की मात्रा बढ़ जाएगी। और यदि ये सब चीज़ें कम होगी, पानी कम पिएंगे और हम भोजन के रूप में जो रसीले पदार्थ होते हैं वो कम लेंगे तो मूत्र की मात्रा कम हो जाती है। मूत्रपिंड की शिरा का रक्त अपेक्षाकृत शुद्ध क्यों होता है? क्योंकि दूरस्थ कुंडलित नलिका के पूर्ण रूप से अशुद्ध द्रव मूत्र के रूप में पहुंचता है एवं वृक्कीय रक्त केशिकाओं पुनः आपस में मिलकर वृक्कीय शिरा का निर्माण करती है। इसमें पूर्णतः शुद्ध रक्त होता है क्योंकि इसमें से अशुद्धियाँ निकल चुकी होती है। बड़े हुए बाल और नाखून काटने से रक्त क्यों नहीं बहता है? बड़े हुए बाल और नाखूनों में केशवाहिनियाँ नहीं होती है, ये केशवाहिनी रहित होता है। मतलब केशवाहिनी मतलब जो छोटी छोटी नलिकाएं होती है रक्त की, वो यहाँ पर नहीं होती है। इसके कारण इनको काटने से खून या रक्त नहीं बहता है। वृक्क गुर्दे को कहते हैं और उसको किडनी भी कहते हैं। उसके रचना के बारे में पढ़ेंगे और उसके कार्य के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले वृक्क उदर गुहा में रीढ़ की हड्डी के दोनों ओर स्थित अंतिम पार्श्विकाओं पसलियों के सामने स्थित होता है। जो हमारी पसलियाँ होती है उसके सामने दोनों ओर किडनी होती है। सुरक्षा की दृष्टि से वृक्क के पीछे वसा की मोटी सी परत होती है। किडनी के जो पीछे मोटी सी वसा मतलब फैट होता है जिससे सुरक्षित रखी जा सके। वृक्क की संख्या 2 होती है, दाईं और बाईं। 2 किडनियाँ होती हैं हमारे शरीर में, दाईं किडनी और बाईं किडनी। ये बाहर से गहरे भूरे रंग की और अंदर से हल्के रंग की होती है। वृक्क का आकार सेम के बीज की तरह होता है और 10 सेंटीमीटर लंबी और 6 सेंटीमीटर चौड़ी होती है और इसका वजन 100 ग्राम होता है। इसकी जो बाहरी रचना है वो इस प्रकार है। वृक्क को बाहर से देखने पर हमें आवरण और कार्टेक्स, हाइलम, एड्रिनल ग्रंथियाँ और वृक्कीय धमनी वशिकाएँ ये सब दिखाई देते हैं। आवरण, वृक्क के ऊपर रेशेदार तंतु का आवरण चढ़ा होता है जो किडनियाँ होती है उसके ऊपर। दूसरा कार्टेक्स, वृक्क की बाहरी दानेदार रचना कार्टेक्स कहलाती है। तीसरा है हाइलम, बाहरी भाग के अंदर धंसा हुआ जो भाग होता है अंदर की ओर हिस्सा जो अवतल होता है उसे हाइलम कहते हैं।
एड्रिनल ग्रंथियाँ, चौथा दोनों वृक्क के ऊपर भाग के निकट एड्रिनल ग्रंथियाँ होती है जिससे एड्रिनल हार्मोन्स स्रावित होता है। पांचवा है वृक्कीय धमनी वशिकाएं। वृक्क के अशुद्ध रक्त को लेकर वृक्कीय धमनियों की दो शाखाएं हाइलम वाले भाग से निकलती है। आप चित्र में देख सकते हैं, दो भाग से ये वृक्क के अंदर प्रवेश कर रही है एवं शुद्ध रक्त लेकर वृक्क की शिराएं बाहर निकलती है। एक अशुद्ध रक्त लेकर अंदर जाती है और एक शुद्ध रक्त लेकर बाहर निकलती है। उसके बाद है मूत्र नलिका। प्रत्येक वृक्क के हाइलम वाले भाग में एक एक मूत्र नलिकाएं होती है जो कि मूत्राशय तक पहुंचती है। ये चित्र क्रमांक 1 में दिखाई दे रहा है। वृक्क की आंतरिक रचना। यदि वृक्क को लंबवत काटा जाए तो उसकी आंतरिक रचना इस प्रकार होगी। पहला है मेड्यूला। मेड्यूला वृक्क का आंतरिक भाग होता है। यह कार्टेक्स की अपेक्षा हल्का होता है और भूरे रंग का होता है। यह असंख्य सूक्ष्म नलिकाओं से बना होता है। यहाँ सूक्ष्म केश वाहिनियाँ नाड़ी तंतुओं का जाल जैसी रचनाएं बनाती हैं। अब हम पढ़ेंगे त्वचा के बारे में। त्वचा के कार्य। त्वचा द्वारा पसीने के रूप में शरीर से निरुपयोगी पदार्थ उत्सर्जित किए जाते हैं। इससे शरीर स्वस्थ बना रहता है और उत्सर्जन अति आवश्यक प्रक्रिया है। सुरक्षा। समस्त बाह्य अवयवों द्वारा आवरण के रूप में शरीर की सुरक्षा त्वचा के द्वारा की जाती है। मांसपेशियां रोगाणुओं के आक्रमण से सुरक्षित रखती है त्वचा। तीसरा है त्वचा द्वारा पीड़ा, शीतलता, उष्णता आदि स्पर्शों का ज्ञान हमें प्राप्त होता है। तेल ग्रंथि से स्रावित चिकनाई पदार्थ के कारण त्वचा रोम और बाह्य कारणों को चमकीला एवं कांतिमय बनाए रखती है, बाह्य करण को। फिर उसके बाद है त्वचा तेल युक्त पदार्थों को अभिशोषित कर मांसपेशियों की सुडौलता में सहायता करती है। मालिश का भी यही उपयोग होता है। जब हम ऊपर से तेल लगाकर मालिश करते हैं तो उससे भी हमारी मांसपेशियां सुडौल होती है। शरीर में उचित तापमान बनाए रखने में त्वचा बहुत सहायता करती है। यहाँ गर्म वातावरण में अधिक पसीना उत्पन्न करके शीघ्र ही उसका वाष्पीकरण हो जाता है और वातावरण की अपेक्षा वह ठंडी बनी रहती है। इसके विपरीत शीतल वातावरण में रक्त वाहिनियाँ आंकुचित हो जाती है और उष्णता बाहर नहीं निकल पाती है। इसी तरह से त्वचा संतुलन बनाए रखती है। चिकनी, स्वस्थ और स्वच्छ त्वचा शरीर के सौंदर्य को भी बढ़ाती है। यह त्वचा के कार्य हैं। त्वचा की जो ग्रंथियां हैं और त्वचा के अंदर 3 स्तर पाए जाते हैं। सबसे बाह्य स्तर को अधिचर्म या एपिडर्मिस कहते हैं। जो हमारी त्वचा दिखाई देती है वह हम एपिडर्मिस कहते हैं। और त्वचा अधिक घिसने के कारण मोटी हो जाती है। ओंठ, गले आदि की त्वचा अपेक्षाकृत कोमल होती है। त्वचा पेशियों की अनेक तहों से बनी होती है। ऊपरी सतह में मृत कोशिकाओं के स्तर को घिस जाने पर उसकी जगह नई सतह, नई चमड़ी आ जाती है। सबसे निचले स्तर पर अंकुरण स्तर स्ट्रेटम जर्मिनेटिव कहते हैं। वहाँ से नवीन कोशिकाएं उत्पन्न होकर बाहर की ओर आती है। इसी स्तर के साथ रंगा कणिकाएं मतलब पिगमेंट जिसको बोलते हैं, पिगमेंट जिसके कारण हमारा कलर गोरा या काला दिखाई देता है। इसकी कमी होने पर त्वचा गोरी होती है और इसके अधिक होने पर त्वचा काली हो जाती है। यह बाह्य त्वचा के एकदम लगी हुई रहती है। यह सफ़ेद तंतुओं और लचीली पेशियों से बनी होती है, हमारी जो चमड़ी होती है वह। और इसमें केश वाहिनियाँ, रक्त वाहिनियाँ, नाड़ी तंतु, श्वेत पिच्छ, तेल ग्रंथि, बालों की जड़ें और स्पर्श गोलक सभी हमारे त्वचा के ऊपर रहते हैं। श्वेत पिंड, पसीना उत्पन्न करने वाली ग्रंथियाँ भी त्वचा के निचले भाग में रहती हैं। ये पसीना उत्पन्न करती हैं और पसीना उत्सर्जित पदार्थ होता है। इसमें यूरिक एसिड और यूरिया जैसे दूषित पदार्थ बाहर होते हैं और हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। और त्वचा के अंदर तेल ग्रंथियाँ होती है, रोम छिद्र होते हैं, रोम होते हैं। और जो हमारे शरीर में नाखून और बाल होते हैं उनमें काटने पर न दर्द होता है न उनमें से रक्त बहता है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर केश वाहिनियाँ नहीं होती है, इसलिए हमें उससे रक्त निकलता हुआ दिखाई नहीं देता है।